हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स फर्स्ट का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। और कल के लेक्चर में हमने जो आपका गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस किया था। और कितने कारक डिस्कस किए थे? तो आंसर है 2 कारक, है ना। पहला था जी में पृथ्वी के आकार के कारण परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा था जी में ऊंचाई के साथ परिवर्तन। हम लोगों ने देखा था बच्चों, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है यानी हम अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। आज हम लोग पढ़ेंगे जी में गहराई के साथ परिवर्तन। इसका मतलब आज हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे बच्चों। जब हमें तेल के कुएं खोदने होते हैं या कोई खनिज संपदा जैसे कोयला आदि पदार्थों का खनन करना होता है तो हमें धरती को खोदकर बहुत गहराई में जाना होता है ना। और आज हम लोग यही चीज़ ज्ञात करने जा रहे हैं कि जब हम धरती को खोदकर, है ना, उसके अंदर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाएं, नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप पहला हेडिंग डाल लेंगे नंबर 3 लगा के, गुरुत्वीय त्वरण जी में गहराई डी के साथ परिवर्तन। गहराई डी के साथ परिवर्तन, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को डायग्राम बनाना है, मैंने पहले से बनाया हुआ है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैंने आपको अर्थ दिखाया हुआ है। रेडियस इसका कितना है बच्चों? आर ई, है ना। मास इसका कितना है बच्चों? एम ई, ओके। अब देखो बच्चों, मैंने पृथ्वी के अंदर डी गहराई, है ना, गहराई को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेप्थ, है ना। तो जितना अंदर जाओगे ना उस वाली दूरी को आपने किससे लिखा हुआ है? डी से। तो हम लोग देखो बच्चों, अर्थ के अंदर डी गहराई पर एक पॉइंट पी ले रहे हैं, है ना। और हमें इस पॉइंट पी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बच्चों, बिंदु P पर हम लोगों ने क्या काम किया? m द्रव्यमान का एक पिंड रख दिया। क्या किया बच्चों? हमने m द्रव्यमान का एक पिंड रख दिया, ठीक है। अब आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को केवल आपको समझना है, बाद में इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। प्यारे बच्चों, जो आपने पृथ्वी के अंदर, है ना, बिंदु P पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है, इस पिंड पर पृथ्वी का जो ये बाहर वाला द्रव्यमान है, ये वाला द्रव्यमान डोटेड वाले द्रव्यमान को छोड़कर, है ना, जो बाहर वाला द्रव्यमान है वो किसी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाएगा, है ना। इस m द्रव्यमान के पिंड पर केवल और केवल जो ये आर ई माइनस डी त्रिज्या का मैंने एक गोला बनाया है, इसका जो भी द्रव्यमान है जिसको मैंने किससे लिखा हुआ है? एम डी, यही गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएगा, ठीक है। केवल ये अंदर वाला छोटा गोला, है ना, जिसकी आपकी रेडियस कितनी है? आर ई माइनस डी। ये तो आप समझते होंगे, टोटल रेडियस कितना है? आर ई, है ना। बोलो बच्चों, ये डेप्थ कितना है? डी, है ना। तो फिर ये कितना बचेगा? आर ई माइनस डी। केवल ये वाला गोला ही इस पिंड को अपनी ओर खींचेगा, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएगा, जिसका द्रव्यमान मैंने कितना माना हुआ है? एम डी। फिर बता रहा हूँ, बाहर वाला इस पर किसी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाता है? मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ बच्चों। देखिए, ये देखिए बच्चों, ये मैंने पृथ्वी का बाहर वाला भाग बना लिया। अब देखो बच्चों, ये सरफेस है, ये वो बिंदु P है जहाँ क्या रखा हुआ है? m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। और ये जो गहराई है वो आपकी कितनी है? d है। ऐसा ही तो है, बिंदु P आपका ये रहा, ये गहराई कितनी है? d, है ना। अंदर वाले द्रव्यमान को मैंने एक बार छोड़ दिया। ये वाला द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान है? बाहर वाला द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान है? बाहर वाला द्रव्यमान। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाहर वाला द्रव्यमान इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? आप इसको गौर से देखो बच्चों। बिंदु P पर, है ना, आपका जो पिंड रखा हुआ है, यहाँ मैं बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप समझना।
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद एक मास तो इस लाइन के ऊपर रहता है, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला। एक मास देखो बच्चों इसके नीचे रहता है। तो बच्चों इस गौर से देखो इस बात को, P पर जो ये m द्रव्यमान का पिंड है, P पर जो ये m द्रव्यमान का पिंड है, इसको ये नीचे वाला जो मास है जिसको मैंने ब्लैक लाइन से छायांकित करके दिखाया हुआ है, ये नीचे वाला मास, इस मास को, इस पिंड को ये नीचे वाला मास क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण के बल से नीचे की ओर खींचेगा। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल इस पे नीचे की ओर लग रहा है ना। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर जो इसका ये वाला भाग बच गया, ये वाला भाग बच गया है, ये इस पार्टिकल को या इस मास को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो बच्चों एक गुरुत्वाकर्षण बल इस पे कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो देखिए बच्चों, ये जो बाहर वाला मास आपको दिखाई दे रहा है, इसके कारण इस पिंड पर दो बल कार्य करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये वाला भाग इस मास को नीचे की ओर खींचेगा और ये वाला भाग इस मास को ऊपर की ओर खींचेगा, ठीक है। अब नेट फोर्स की बात की जाए तो बच्चों ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इस टोटल मास के कारण इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो आपका 0 आएगा। अब बच्चों एक चीज़ देखो, कई बच्चों को लगता है कि सर ये नीचे वाला मास बड़ा है तो ये वाला फोर्स है ना बड़ा होना चाहिए, है ना, बड़ा होना चाहिए। लेकिन बच्चों देखिए, फोर्स मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, इसके साथ साथ दूरी पर भी निर्भर करता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भले ही नीचे वाला मास आपका ज़्यादा है, लेकिन जो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस वाले मास से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ये वाला मास इसके करीब है और ये वाला मास दूर है, और दूर है तो R बड़ा है, R बड़ा है तो F क्या होगा, कम हो जाएगा। भले ही ऊपर वाले का मास कम है, लेकिन दूरी कम होने के कारण, R कम होने के कारण ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। फाइनली जो है ना ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। यदि केवल मास पे डिपेंडेंट होता तो नो डाउट ये वाला फोर्स बड़ा होता, लेकिन मास के साथ साथ डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंस है। मास के कारण इसको जितना बढ़ना था वो बढ़ गया। भले ही इसका मास कम है लेकिन डिस्टेंस इस वाले मास से कम है तो ये फोर्स बोलो क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा और फाइनली मैग्नीट्यूड में इसके क्या हो जाएगा, बराबर, और इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब आप अंदर गहराई में जाते हैं तो बाहर वाला जो मास है, अंदर गहराई में जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए, है ना, यहाँ पहुँच गए, है ना, तो आप एक गोला, एक स्फीयर बना दोगे, है ना। इस स्फीयर के बाहर जितना भी मास होगा, वो इस पार्टिकल को या इस बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। केवल ये अंदर वाला जो मास है यही इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब m मास पर फोर्स कौन लगाएगा, मास md इस अंदर वाले गोले का मास है, ओके। और me इस कंप्लीट अर्थ का मास है, ओके। तो आप लोग डायग्राम बना देंगे बच्चों। डायग्राम बनाने के बाद हम सबसे पहले निकालेंगे हमारा जो अर्थ है उसका डेंसिटी। क्या निकालेंगे बच्चों, डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी यानी घनत्व है। घनत्व का एक फार्मूला होता है आपके पास, क्या होता है भाई, है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो अर्थ का डेंसिटी निकालें, इसको मैंने रो से लिखा हुआ है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास इसका कितना है बच्चों, me, तो मैंने me लिख दिया, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये बच्चों इसका वॉल्यूम है ना। ये गोला है और इसकी रेडियस कितनी है, re, और गोले का आयतन आप जानते हो क्या होता है, 4/3 पाई, और रेडियस का क्यूब तो re क्यूब। ये बोलो इसका क्या हो गया, डेंसिटी। क्या हो गया, डेंसिटी। बच्चों हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था P पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। क्या चाहिए था, P पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना D गहराई पर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय
त्वरण का मान GD है। कितना मान लिया आपने? GD। तो गति के दूसरे नियम से P पर रखे m द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत बल निम्न होगा। तो बच्चों पॉइंट P के ऊपर आपने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको कितना मान लिया? GD, है ना। यहाँ पर जो आपका पार्टिकल रखा है उसका मास कितना है? m। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू GD। इसको आपने बोल दिया बच्चों 1 नंबर। ओके, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अप्रोच से आपको मिला है ना। अब आपके पास जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना, उससे भी आप लोग इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से पॉइंट P पर रखे m द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल निम्न होगा। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, इस वाले मास के ऊपर बाहर वाला जो भाग है वो फोर्स नहीं लगाएगा, केवल अंदर वाला जो भाग है वो ही बल लगाएगा। ये चीज़ आपको कहाँ लिख लेनी है? तो आप डायग्राम बनाते हो तो साइड में कहीं जगह रह जाता है, वहाँ आप लिखोगे बच्चों, वहाँ लिखोगे ये चीज़। पॉइंट P पर रखे मास m पर पृथ्वी का बाहर वाला भाग गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाएगा। ये बात मैंने आपको समझा दी, नहीं लगाएगा। केवल अंदर वाला भाग ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। थोड़ा आपको ध्यान में रह जाए इसलिए मैं लिख लेता हूं कि ये वाला जो भाग है वो आउटर वाला भाग है, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, और ये वाला जो भाग है वो आपका क्या है? इनर पार्ट ऑफ अर्थ। ये आउटर और ये इनर वाला लगाएगा, और इनर का मास मैंने कितना मान लिया हुआ है? md। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा सार्वत्रिक नियम से क्या आएगा बच्चों? F बराबर बोलो क्या आएगा बच्चों? G, है ना। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल केंद्रों के बीच की दूरी होती है ना। तो पहला पिंड आपका ये देखो अर्थ का ये वाला भाग हो गया, इसका मास कितना है? md। ठीक है, दूसरा आपका P पर रखा पार्टिकल है, इसका मास कितना है? m। दोनों के सेंटरों के बीच का दूरी, है ना। तो छोटे वाला गोला उसका सेंटर ये रहा, और ये जो छोटे वाला पार्टिकल इसका सेंटर ये रहा। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? Re-d। तो बोलो बच्चों आप क्या करोगे? Re-d, और इसका क्या करोगे? स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप बोल दोगे बच्चों 2 नंबर, साइड में लिख दोगे md बराबर इनर पार्ट का मास, इनर पार्ट का द्रव्यमान या पार्ट का मास। ओके, अब देखो बच्चों, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, है ना, फोर्स निकाल लिया इस पार्टिकल पर,
है ना। और जो आपके पास गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना, उससे भी आपने देखो फोर्स निकाल लिया, है ना। तो बार बार ये चीज़ हम लिखते आ रहे हैं, ये तो इक्वल है, इक्वल है तो इनको आप क्या करोगे, बराबर करोगे, इनको क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। तो एक लाइन लिख लेंगे नोट्स के हिसाब से। आप लिखेंगे बच्चों समीकरण एक व समीकरण 2 बराबर है। एक ही बात को बताते हैं, पार्टिकल है ना, m पर जो मास लगता है उसको बताते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, अतः इक्वल कर दो भाई इनको। ये आ जाएगा m गुणा जी डी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, g क्या है बताओ, एम डी गुणा में क्या है m और बट्टा में क्या है बच्चों आर ई माइनस डी और इसका क्या है स्क्वायर। ये चीज़ आ जाएगी, है ना। तो 1 से फोर्स आपका LHS है और 2 से फोर्स आपका RHS है, और दोनों के दोनों फोर्स आपके क्या है बच्चों, इक्वल है, तो दोनों को आपने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों m को आप m से कैंसिल कर दो, है ना। तो यहाँ से बच्चों जो आपको GD मिलेगा वो क्या होगा, तो ये मिलेगा आपको G गुणा MD डिवाइडेड बाई बोलो क्या आएगा RE माइनस डी और इसका स्क्वायर, और इसको आप बोल दो बच्चों 3 नंबर, है ना। यहाँ जो आपका MD है वो अंदर वाले पार्ट का मास है, और हमें ये मास चाहिए, हमें ये मास निकालना है, ठीक है। तो अब आप चाहो तो हेडिंग लगा दो MD का मान ज्ञात करना। वैसे तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा सा बात है ये, है ना। हम साइड में भी ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, हमें इस तरह से मास निकालना आना चाहिए। तो MD का मान ज्ञात करना, MD का मान ज्ञात करना। तो बच्चों देखो आप लोग जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आपका जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, तो आंसर है वो बराबर होगा घनत्व और गुणा में क्या आएगा आयतन, है ना। आपको जिस वॉल्यूम का मास चाहिए, है ना, जिस वॉल्यूम का मास चाहिए आप उस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास आ जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों आपको मास चाहिए जो ये डोटेड वाला गोला है इसका, ठीक है। और ये वाला जो गोला है इसका यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, इनर वाला जो गोला है मैं आपसे पूछूं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका रेडियस कितना है RE माइनस डी गोला है ये, और गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई, और क्या लिखते हो RE माइनस डी, ये इसका रेडियस है, अंदर वाले या छोटे वाले गोले का रेडियस है, और इसकी घात कितनी करते हो 3, तो ये इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम। और आपको इस वाले वॉल्यूम का मास चाहिए जिसको आपने किससे लिखा हुआ है MD से, किससे लिखा हुआ है MD से, है ना। तो इस वाले वॉल्यूम को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डेंसिटी से। तो भैया आपके पास क्या आएगा MD इज इक्वल टू डेंसिटी बोलो कितनी है रो, और वॉल्यूम बोलो कितना है 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे RE माइनस डी और इसका घात कितना लिखोगे 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों MD कितना आएगा, रो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, और डेंसिटी ऑफ अर्थ देखो ये रहा रो बराबर दिस। तो डेंसिटी का वैल्यू रख दोगे आप, डेंसिटी का वैल्यू क्या रखोगे ME, और बट्टे में क्या लिखोगे 4/3 पाई, और आपका क्या है बच्चों RE क्यूब, है ना। आपने देखो रो का वैल्यू रख लिया है भैया यहाँ पे, है ना। और गुणा में देखो छोटे वाला जो गोला था, अंदर वाला जो गोला था उसका वॉल्यूम है, तो 4/3 पाई RE माइनस डी, और यहाँ क्या लिखोगे 3, साइड में लिख देना बच्चों। समीकरण 1 से रो बराबर, है ना, अर्थ का मास बट्टा क्या था 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या था RE क्यूब, ओके। बच्चों देखो 4/3 है ना इंटू पाई, है ना, ये तो आपका कट जाना है, ठीक है। तो आपको MD कितना मिलना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको MD कितना मिलना है। तो बच्चों MD आपको मिलना है, देखिए कितना ME गुणा क्या मिलना है RE माइनस डी, और इसका जो पावर है वो कितना है 3, ओके। और बट्टा में बोलो क्या है बच्चों RE, और इसका पावर कितना है 3, इसको आपने बोला 4। तो आपने क्या निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया। कितना आ गया इसका मास, अर्थ के मास के टर्म में आ गया, और हमें आंसर अर्थ के मास के टर्म में चाहिए।
तो एम डी बराबर क्या आ गया, एम ई गुणा, है ना, आर ई माइनस डी, और इसका पावर कितना 3, और डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। इसका मतलब बच्चों जैसे जैसे ये डी बढ़ेगा यानी डेप्थ बढ़ेगा, यानी हम जितना अंदर जाएंगे ना वैसे वैसे मास घटना है ना। आप एकदम सेंटर पे चले गए, यहाँ से आपने अर्थ को खोदना स्टार्ट किया, अंदर गए एकदम सेंटर पे आ गए, एकदम सेंटर पे आ गए, तो आपका जो डेप्थ है वो बच्चों अर्थ का रेडियस हो जाएगा। तो जो गोला है यदि यहाँ तक आए, गोला अंदर वाला बड़ा होगा, यहाँ आए थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ आगे थोड़ा और छोटा हो जाएगा, अंदर आते ही गोला रहेगा ही नहीं। गोला नहीं रहेगा तो मास भी नहीं रहेगा। डी बराबर आर ई, और यहाँ आप आर ई रखोगे तो ये टर्म आपका 0 बन जाना है, और फाइनली आपका एम डी कितना आना है, 0, है ना। तो आपको यदि बच्चों डेप्थ का वैल्यू दे देना, तो डेप्थ का वैल्यू देने के बाद अंदर जो छोटे वाला गोला बनेगा ना, ये फार्मूला आपको उसका मास दे देगा। ठीक है, तो आपने एम डी निकाल लिया, बहुत सिंपल फंडा था। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम का मास चाहिए वो वॉल्यूम रख दो। आपको इस छोटे वाले गोले का यानी इस वाले वॉल्यूम का मास चाहिए था जिसको आपने एम डी बोला था, तो आपने इसका वॉल्यूम रखा। ठीक है, और डेंसिटी आपका अर्थ का था, ये रहा। डेंसिटी को आपने पुट किया और आपने सोल्व किया, ये आपको एम डी मिल गया। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, ना एम डी आ गया। जो इनर वाला गोला है, जो छोटे वाला गोला है आपके पास, उसका मास आ गया। ठीक है, तो ये मान आप 3 में रख दो भाई। तो समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर मान रख दो बेटा। तो ये आपको मिल गया, देखो जी डी बराबर, है ना, जी डी बराबर क्या मिल गया बोलो, क्या मिल गया बोलो, जी गुणा एम डी का तो मान रखना है भाई, एम डी का तो मान रखना है। एम डी का मान कितना है बच्चों, एम ई, है ना, गुणा में क्या है आर ई माइनस डी, और इसका पावर कितना है 3, और बट्टा में क्या है आर ई, और इसका पावर भी कितना है 3, डिवाइडेड बाय ये चीज़ है, डिवाइडेड बाय ये चीज़ है, तो यहाँ लिख देता हूँ क्या है बच्चों, आर ई माइनस डी, और इसका जो पावर है वो कितना है 2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया बच्चों जी डी इज इक्वल टू, है ना, ये तो कट जाना है, तो ये 3 पावर कट जाएगी, यहाँ पावर केवल कितनी बचनी है बच्चों, 1। कितनी बचनी है, 1। तो ये आ गया आपके पास, देखो जी गुणा क्या आ गया बोलो, एम ई, है ना, और ये क्या है आर ई माइनस डी, और बट्टे में क्या है बच्चों आर ई क्यूब। देखो ये टर्म आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम लोगों को बच्चों, चाहे आप हाइट पे देख रहे हो, है ना, चाहे आप इक्वेटर पे देख रहे हो, या फिर आप पोल पे देख रहे हो, है ना, हमें बच्चों जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जी के रेस्पेक्ट में देखना होता है, जो सरफेस पे होता है, यानी जी एम ई बटा आर स्क्वायर के टर्म में देखना होता है। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जी डी इज इक्वल टू जी गुणा एम ई, बट्टा में क्या लिख सकता हूँ आर ई स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है आर ई माइनस डी बटा आर ई, है ना। ये क्या था आर ई की घात 3, तो 2 घात तो मैंने जी गुणा एम ई के नीचे रख ली। एक जो बचा उसको बच्चों मैं ये वाला जो टर्म है इसके बट्टे में लेके चला गया। ठीक है, अब देखो जी डी इज इक्वल टू, याद करो ये चीज़ क्या है, ये तो बच्चों सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, ये तो जी होता है, बोलो आपको याद आ रहा है बच्चों, है ना, जी गुणा एम ई बटा आर स्क्वायर, जी गुणा एम ई बटा आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है बच्चों जी। ओके, अब ये जो कोष्टक है इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस डी बटा आर ई, डी बटा आर ई। ओके, और इसको समीकरण नंबर जो भी है 4, 5 जो भी है आप इसको नाम दे दोगे। समीकरण नंबर आपने इसको कितना बोल दिया 5। साइड में आप क्या लिख दोगे, साइड में आप लिख दोगे कि आपने जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर को बोलो क्या लिखा है जी। तो 5 नंबर जो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है बच्चों वो आपका रिजल्ट है ना, वो आपका रिजल्ट है जो आपको चाहिए था, है ना। तो ये क्या है बच्चों डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 5 डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ से भी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, फार्मूला तो आपको पढ़ना आता होगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। देखो बच्चों इस फार्मूले से आपको पता लग रहा है ना
कि गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। देखो बच्चों, ऊंचाई बढ़ती है तब भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है ना। ये आपका अर्थ का सरफेस है। आप ऐसे ऐसे ऊपर जाते हो ना, ऐसे ऐसे ऊपर जाते हो, ऐसे ऐसे ऊपर जाते हो, ऐसे ऐसे ऊपर जाते हो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। ऐसे ही बच्चों आप सतह से अंदर जाओगे ना, तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। क्योंकि बच्चों डी के बढ़ने पर ये वाला जो क्वांटिटी है डी बटा आर ई, ये वाला क्वांटिटी, ये वाला डी बटा आर ई वाला क्वांटिटी, ये इंक्रीज करेगा बच्चों। और ये इंक्रीज करेगा तो 1 माइनस ऑफ दिस यानी कोष्टक वाला जो टर्म है वो डिक्रीज करेगा। और कोष्टक वाला जो टर्म है बच्चों वो 1 से हमेशा छोटा आना है। क्यों आना है छोटा? क्योंकि बच्चों डी बटा आर ई है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, या तो ये लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 कब होगा? जब आप धरती को खोदकर उसके सेंटर पे पहुंच जाओगे। सेंटर पे पहुंच जाओगे तो आपका जो डेप्थ है वो कितना हो जाएगा, r। उस केस में आपका जो d बटा आर ई है ना, d कितना हो गया बच्चों, आर ई, तो वो कितना आ सकता है, 1, है ना। बाकी के जो केस है उनमें d जो है वो आपका लेस देन आर ई होगा। और d लेस देन आर ई होगा तो d बटा आर ई लेस देन 1 होगा। और ये 1 से छोटा नंबर है तो 0.10 है, 0.20 है, 0.30 है, 0.40 है, तो 1.10 ये नंबर 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा तो g को इस 1 से छोटे वाले टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो है वो g से कम आएगा ही आएगा। इसका मतलब GD जो है वो g से क्या होगा, छोटा होगा। जी से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब डीप में जब जाते हैं, गहराई में जब जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो सूत्र है वो आपको रीड करने आते हैं, है ना। अब एक चीज़ देखो बच्चों, जब आपने ऊंचाई के साथ परिवर्तन देखा था तो ये आया था जी, क्या आया था, 1 माइनस 2h बटा आर ई, है ना। यहाँ तो देखो क्या आ रहा है बच्चों, d बटा आर ई, और यहाँ क्या आ रहा है, 2h बटा आर ई। चलो एक बात बताओ, ये जो डेप्थ है इसको d से न लिख कर यदि मैं h से लिख लेता, तब बोलो बच्चों जो गहराई का फार्मूला है वो क्या बनता, g 1 माइनस 2, यहाँ डेप्थ लिख रहा हूँ, ये हाइट है, ये डेप्थ है। देखो क्या होता था, डेप्थ की बात कर रहा हूँ, हाइट वाला तो 2h बटा आर ई हो गया। डेप्थ को d से न लिखकर यहाँ किससे लिख रहा हूँ, h से लिख रहा हूँ, और बट्टा में क्या आ गया, आर ई। तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, दोनों सूत्र यदि आप गौर से देखो तो हाइट के साथ जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी जो है वो गहराई की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से आती है, डबल तेज़ी से आती है। क्योंकि देखो बच्चों, ऊंचाई के साथ तो कमी आती है 2h बटा आर ई के हिसाब से, जबकि गहराई के साथ कमी आती है h बटा आर ई से। इसका मतलब अंदर की ओर जाएंगे ना तो गुरुत्वीय त्वरण धीरे धीरे घटेगा। किसकी तुलना में, जब आप सतह से ऊपर की ओर जाओगे, है ना, यानी ऊपर की ओर जाओगे, हाइट पे जाओगे तब गुरुत्वीय त्वरण तेजी से गिरेगा। जबकि सरफेस से अंदर की ओर जाओगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी तो आएगी, लेकिन हाइट के कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो वो कमी थोड़ी धीरे होगी। ओके, तो आप लोगों को नोट लगा के लिख देना है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बच्चा, यदि आपका गहराई इंक्रीज होगा तो आपका गुरुत्वीय त्वरण डिक्रीज होगा, है ना। अर्थात गहराई के बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, है ना। ये तीसरा कारक हो गया, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक हो गया। कौन बच्चों, गहराई। बताओ बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? यदि ये सारी बातें आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, यदि आपको ये बात भी समझ में आ गई है कि गहराई पर यदि कोई पार्टिकल रखा हुआ है या कुआं खोदकर आप यदि अंदर जाते हो तो जो बाहर वाला मास है वो आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाता, केवल अंदर वाला मास ही आप पर फोर्स लगाता है, तो आप कमेंट में यस लिखेंगे। ओके। और यदि आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है ना, और आपको ये पता लग गया है कि गहराई के बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, तब भी आप यस लिखेंगे। और ये आर्टिकल यदि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है तो ये मैक्सिमम बच्चों तक अप्रोच कर सके, इसके लिए आप लोग इसको शेयर कर दो बच्चों, है ना। इस क्लास को आप लोग शेयर कर दो ताकि आपके जो साथ वाले बच्चे हैं उन तक भी ये चीज़ पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ओके, अब बच्चों यहाँ से मैं एक चीज़ और निकालूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक चीज़ और निकालूंगा, जी डी बराबर ये आ गया, इस चीज़ को मैं हटा लेता हूँ, ये आ गया बच्चों।
आपको पूछ ले कि अर्थ के सेंटर पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, अर्थ के सेंटर पर, ठीक है, अर्थ के सेंटर पर। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, हेडिंग डाल लो, एक पॉइंट बना के हेडिंग डाल लो बच्चों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, सेंटर पर, सेंटर पे जो होता है उसको जीसी से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं बच्चों? जीसी से। ओके, तो अर्थ के केंद्र पर जो बच्चों डेप्थ है वो आर ई होगी, है ना। गहराई जो है वो बच्चों त्रिज्या के क्या हो जाएगी? बराबर। तो बच्चों समीकरण 5 से ये जी डी जो आया है वो अब आपका जी सेंटर हो जाएगा, है ना। क्या लिखोगे? जी 1 माइनस डी का वैल्यू कितना रखोगे? आर ई बटा आर ई 1 होना है। तो फाइनली आपका जी सी बराबर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब सेंटर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। याद रखना बच्चों, पृथ्वी के केंद्र पर, है ना, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। कई बार बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ना कि सेंटर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो ये प्रभावित करने वाले आपने 3 कारक देख लिए, है ना। पहला क्या था? अर्थ का साइज या फिर अर्थ का शेप। दूसरा क्या था बच्चों? हाइट। तीसरा बोलो क्या हो गया? डेप्थ, है ना। यानी हाइट के साथ भी चेंज आता है ना। हाइट बढ़ती है तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, और डेप्थ के साथ भी चेंज आता है। यानी जब डेप्थ बढ़ती है, यानी पृथ्वी के अंदर हम और गहराई में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, और आपका सेंटर पे कितना हो जाता है बच्चों? 0, है ना। इसके बाद हम नंबर 4 देखेंगे। ये थोड़ा स्पेशल है, ये थोड़ा स्पेशल है, आपको थोड़ा जोर भी आएगा, है ना। ये थोड़ा कठिन भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, है ना। तो चौथा जो कारक है वो है बच्चों पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसको बोलते हैं रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बच्चों देखो, हमारा जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर, है ना, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। देखो ऐसे ऐसे घूमता रहता है अर्थ, अपनी धुरी पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना। एक तो बच्चों हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर परिक्रमण गति करता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना। और एक अपनी धुरी पर घूर्णन गति करता है। कौन सी गति करता है? घूर्णन गति, है ना। और वो जो घूर्णन गति है ना, वो जो घूर्णन गति है उसके कारण हम जी में क्या देख रहे हैं? परिवर्तन। जी में क्या देख रहे हैं? परिवर्तन, ठीक है। तो जी में पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, घूर्णन के कारण परिवर्तन। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, इसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा बच्चों, है ना। और वो चीज़ क्या है? तो आप लोगों ने देखो बच्चों, जो सर्कुलर मोशन था वहाँ आपने पढ़ा था अभिकेंद्रीय बल। क्या पढ़ा था बच्चों आपने? अभिकेंद्रीय बल, है ना। अभिकेंद्रीय बल कब लगता है? जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है ना। कौन से मोशन में घूमता है बच्चों? सर्कुलर मोशन में। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, यानी जब सर्कल में घूम रहा होता है, तो सर्कल के सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है बच्चों। ठीक ऐसे ही आज मैं आपका इंट्रोडक्शन एक नए प्रकार से बल से करवा रहा हूँ। वो सूडो फोर्स होता है, एक प्रकार से छद्म बल होता है बच्चों, है ना। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बदलने के लिए हमने एक छद्म बल की कल्पना की हुई है ना। सूडो फोर्स उसको बोलते हैं, है ना, ताकि उस पर न्यूटन की गति के नियम लग सके, है ना। एक दिन हम लोग एक ऐसी क्लास लगाएंगे जिसमें इंटरनल फोर्सेज क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, सूडो फोर्स क्या होता है, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय को जड़त्वीय में कैसे बदला जाता है, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं उस क्लास में हम लोग करेंगे। तो बच्चों, अभिकेंद्रीय बल आप लोग जानते हो सर्कल के सेंटर की ओर लगता है ना। इसी प्रकार एक बल और होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल,
कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। ये होता है सेंट्रीपिटल और ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। जो आपका अपकेंद्रीय बल है वो भी कब लगता है? तो आंसर है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो, यानी जब सर्कल में घूम रहा हो। अभिकेंद्रीय बल तो लगता है सर्कल के सेंटर की ओर, और अपकेंद्रीय बल लगता है बच्चों सेंटर से दूर की ओर, सेंटर से दूर की ओर। ये सूडो फोर्स होता है, ये छद्म बल होता है। बच्चों एक बात बताओ, यदि कोई वस्तु संतुलन में है, यदि कोई वस्तु संतुलन में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस पर जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उनका जो परिणामी है वो शून्य है ना बच्चों। यदि कोई वस्तु संतुलन में है, यदि कोई वस्तु किस में है प्यारे बच्चों? संतुलन में। तो संतुलन में है इसका मतलब है किसी भी प्रकार का इक्विलिब्रियम हो, किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो, किसी डायरेक्शन में यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों इसका मतलब है कि उस बॉडी पर जितने भी बल काम कर रहे हैं उनका जो परिणामी है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। चलो आपको बच्चों मैं सर्कुलर मोशन दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखना एक बार, है ना, गौर से देखना बच्चों। इसके लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं पता होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही नहीं सकती, है ना। तो बच्चों देखिए, ये एक सर्कुलर मोशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन दिखा रहा हूँ। एक पार्टिकल है ये, ठीक है, इसका मास कितना है बच्चों? m, और इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों? v, और ये r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में, है ना, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। ये इसका सेंटर है ना। यहाँ भी आएगा, कभी यहाँ भी आएगा बच्चों, है ना, कभी यहाँ भी आएगा, कभी यहाँ भी आएगा। ये वाली स्थितियाँ और लूँ तो बच्चों यहाँ भी आना है, इसको यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है। तो आप लोग जानते हो जो पार्टिकल यहाँ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जिसको हम Fc से लिखते हैं, है ना, कहाँ लगेगा? सेंटर की ओर। और इसका वैल्यू भी आप जानते हो कितना होता है इसका वैल्यू? mv²/r, ये वाला वैल्यू होता है। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी एक रिलेशन होता है। v बराबर क्या होता है बच्चों? ओमेगा r। v बराबर बोलो बच्चों क्या होता है? ओमेगा r। ठीक है, तो Fc बराबर ये आ गया। एक बार ये देखो, पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो बच्चों ये फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, यहाँ आता है तब ये सेंट्रीपिटल ऐसे लगता है, यानी सदैव कहाँ लगता है? सेंटर की ओर। सदैव कहाँ लगता है बच्चों? सेंटर की ओर, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, है ना, जैसे पार्टिकल को आप यहाँ एज्यूम कर रहे हो और आप बच्चों ये बोल रहे हो कि इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। लेकिन पार्टिकल जो है वो सेंटर की ओर मोशन नहीं कर रहा, पार्टिकल जो है वो सेंटर की ओर मोशन नहीं कर रहा, सेंटर की ओर मोशन नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट के रेफरेंस में यदि इस पार्टिकल को देखा जाए तो ये पार्टिकल किस में है बच्चों? संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अंदर जा ही नहीं रहा, ये अंदर जा ही नहीं रहा। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए किस में है बच्चों? इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में। सेंटर से इसका दूरी कितना है? r। यहाँ आ गया तब भी दूरी कितना है? r। यहाँ आ गया तब भी दूरी कितना है? r। पार्टिकल यहाँ आ गया तब भी दूरी कितना है? r। यानी अंदर की ओर थोड़ा बहुत भी शिफ्ट नहीं होता। इसका मतलब इस पॉइंट के रेफरेंस में ये किस में है? संतुलन में। और संतुलन में है इसका मतलब इस पे जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उनका परिणामी कितना होना चाहिए? शून्य। और परिणामी शून्य होने के लिए आवश्यक है बच्चों जितना फोर्स अंदर की ओर लग रहा है इस पार्टिकल पर उतना ही फोर्स कहाँ लगना चाहिए? बाहर की ओर। कहाँ लगना चाहिए? बाहर की ओर। कहाँ लगना चाहिए बच्चों? बाहर की ओर। जितने वाला फोर्स अंदर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लगना चाहिए? बाहर की ओर। और बाहर की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। ये सेंट्रीपिटल Fc, ये सेंट्रीफ्यूगल CF, या कई बार FC से भी लिख देते हैं। बोलो कहाँ लगना चाहिए? बाहर की ओर, है ना। नेट फोर्स 0 होना चाहिए तभी ये इस पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? सेम। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल बोलो कितना होगा? तो आंसर है ये होगा mv²/r। कितना होगा? mv²/r। तो प्यारे बच्चों आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है ना, तो उस पर इसका जो केंद्र होता है उससे दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है ना। सेंटर से दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। सेंटर से दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। सेंटर से दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। और उस अपकेंद्रीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है? बराबर। तो नेट फोर्स कितना बनेगा? 0। तो पार्टिकल जो है वो इन पॉइंट्स पे ही रह पाता है, यानी सेंटर से उसका दूरी कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किस में रहता है? संतुलन में। क्योंकि उस पर 2 बल लग रहे हैं और उनका परिणामी बोलो क्या प्राप्त होता है? शून्य होता है। ये अपकेंद्रीय बल का कंसेप्ट है बच्चों। अपकेंद्रीय बल को हम लोग भी कई बार महसूस करते हैं।
जो ये आपका झूला होता है ना, गोल वाला ऐसे झूलने वाला, जो आपको राउंड में घुमाता है ना, इसमें जब हम लोग मेले में जाते हैं, झूलते हैं, है ना, तो हम सर्कल में घूम रहे होते हैं, तो हम लोगों पर बाहर की ओर एक धक्का लगता है ना, सर्कल के बाहर की ओर एक धक्का लगता है। तो सर्कल के बाहर की ओर जो धक्का लगता है वो किसके कारण लगता है बच्चों? अपकेंद्रीय बल के कारण। आप सर्कल पे घूम रहे हैं, झूले में सर्कल में घूम रहे हैं और बाहर की ओर आप पर बल लग रहा है, यहाँ आए तो बाहर की ओर आप पे बल लग रहा है। ये वाला जो बल है वो कौन सा बल है बच्चों? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। तो प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, यहाँ क्या याद रखोगे? अपकेंद्रीय बल का। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है ना, तो उस पार्टिकल पर सेंटर से दूर की ओर भी एक बल लगता है। सेंटर की ओर तो लगता ही लगता है, वो तो अभिकेंद्रीय है ना। और अभिकेंद्रीय को बैलेंस करने के लिए सेंटर से दूर की ओर एक बल लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड अभिकेंद्रीय बल के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ओके, एक नंबर बात। अब बच्चों आपको 2 नंबर बात और बताता हूँ, है ना, लिखवाई हुई भी ये बात, फिर भी आपको बता देता हूँ बच्चों, है ना। देखो बच्चों, किसी भी बॉडी का भार, किसी भी बॉडी का भार क्या होता है? आपसे पूछा है कि आप एक बॉडी का वेट है उससे क्या समझते हो? मास एक अलग चीज़ है बच्चों और भार एक अलग चीज़ है ना। तो बच्चों देखो, हमारा अर्थ किसी बॉडी पर, हमारा अर्थ किसी बॉडी पर, है ना, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही उस बॉडी का क्या कहलाता है? भार। और इसको किससे लिखते हैं? W से। इसका मतलब जो आपका वेट होता है वो फोर्स है भाई, है ना। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है बच्चों? न्यूटन। तो आपका भार का जो यूनिट है वो भी क्या होगा? न्यूटन। तो दोबारा सुनो बच्चों, ध्यान देंगे आप। हमारा अर्थ किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर, है ना, क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है। और जो ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है किसी बॉडी पर, अर्थ जितना गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है ना, वो वाला जो मान है उसको हम लोग बोलते हैं प्यार से उस वस्तु का वेट या उस वस्तु का भार, और किसे लिखते हैं? W से। तो बच्चों आप लोग जानते हो ये आपका एक अर्थ है ना। अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, आप खड़े हुए हो, इसका मास कितना है? m। तो अर्थ जो है वो इसको अपनी ओर खींचता है, और जो ग्रेविटी के कारण अर्थ इस पे जो फोर्स लगाता है वो कितना होता है? mg। कितना होता है? mg। तो ये mg जो है ये इस वस्तु का क्या कहलाता है बच्चों? भार। तो ये क्या है? ये क्या है? फोर्स है। कौन से वाला फोर्स? जो अर्थ ने लगाया है। किस पर लगाया है? इस बॉडी पर लगाया है। और बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो mg है, और वही फोर्स उस बॉडी का क्या कहलाता है? भार। तो उसको किससे लिखा जाता है? W से। कई बार एग्जाम में पूछता है कि भार का SI मात्रक बताओ। तो बच्चों भार तो बल ही है, किसी बॉडी पर अर्थ जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है, तो इसका जो SI यूनिट है वो आपका क्या होना चाहिए? न्यूटन। क्या होना चाहिए? न्यूटन। ये बात भी याद रखना। अर्थ किसी बॉडी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, वो उस बॉडी का क्या कहलाता है बच्चों? वेट। क्या कहलाता है? वेट। चलो एक बात बताओ, एक बॉडी पर आप जानते हो कि हमारा अर्थ जो फोर्स लगाती है वो mg होता है, तो भार mg होगा। यदि किसी कंडीशन में बॉडी पर अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसका वैल्यू यदि घट जाए तो क्या होगा बताओ? क्या उसका वेट चेंज हो जाएगा? तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी ना, वो उस बॉडी का भार होगा। यदि अर्थ ने उसको कम बल से खींचा तो उसका भार हमें कम प्राप्त होगा, और यदि ज़्यादा बल से खींचने लग जाए तो हमें भार उसका ज़्यादा प्रतीत होगा। हाँ, मास चेंज नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं हो सकता। आप मून पे चले जाओ, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, है ना, आप स्पेस में चले जाओ, मास चेंज नहीं होता बच्चों, भार चेंज होता है। m गुणा g चेंज होता है बच्चों। हर जगह जो ये एक्सेलरेशन है वो अलग होता है, जिससे m गुणा एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो जाता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। खैर चलो अपन आते हैं टॉपिक पे। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, जी में पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देखें बच्चों, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देखें। ये मैंने अर्थ बना दिया, ठीक है। ये देखो बच्चों मेरा अर्थ बन गया, ठीक है, अर्थ बन गया। ये है घूर्णन अक्ष। कौन सी अक्ष? घूर्णन अक्ष। ये है इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। ये सेंटर, ये रेडियस, बोलो कितना है? RE। कितना है? RE।
हमारा अर्थ, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ, चलो बच्चों, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और ये वाला जो लाइन दोनों पोल से जा रहा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। और हमारा जो अक्ष है वो इसके परितः ही घूर्णन गति करता है, और इसका कोणीय वेग मैं किससे लिख रहा हूँ बच्चों, ओमेगा से, है ना। अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये तो रोटेशनल मोशन है ना। तो रोटेशनल मोशन के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने क्या डिफाइन किया था, कोणीय वेग। क्या डिफाइन किया था, कोणीय वेग। तो इसका कोणीय वेग बच्चों मैंने कितना माना हुआ है, ओमेगा। कितना माना हुआ है, ओमेगा। ओके, अब बच्चों आप लोग एक चीज़ देखो, है ना बच्चों, अर्थ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, अर्थ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अर्थ की घूर्णन गति के कारण, अर्थ की घूर्णन गति के कारण सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वर्ताकार पथों में घूम रहे हैं, भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वर्ताकार पथों में घूम रहे हैं, वर्ताकार पथों में घूम रहे हैं। कौन से पथों में घूम रहे हैं, वर्ताकार पथों में। देखो कैसे, मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका अर्थ है, ये आपका बच्चों क्या है, ये आपका क्या है बच्चों, घूर्णन अक्ष। कौन सा अक्ष, घूर्णन अक्ष। इसके परितः ये घूर्णन गति कर रही है। इस फुटबॉल मान लो एक बार के लिए, फुटबॉल मान लो बच्चों, अर्थ पे कोई व्यक्ति इक्वेटर पे रह रहा है ना, कोई अन्य व्यक्ति यहाँ रह रहा है, कोई अन्य व्यक्ति यहाँ रह रहा है। तो आपका अर्थ जब ऐसे 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 घूम रहा होगा तो देखो ये वाला पार्टिकल जो यहाँ है वो इसके साथ इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या जो है वो अर्थ की त्रिज्या के क्या होगी, बराबर। मुझे तो बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बच्चों आप एक फुटबॉल लो, है ना, उस फुटबॉल को अपने हाथ में रखो, उस फुटबॉल पे यहाँ पर आप एक लाल धब्बा लगाओ। अब फुटबॉल को आप ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ। अब लाल धब्बे की गति को देखो, वो देखो बच्चों सर्कल में घूम रहा होगा। जैसे जैसे फुटबॉल घूर्णन गति करेगी ना, आप केवल उस धब्बे की गति देखो, है ना। या फुटबॉल पर आप वहाँ पर कोई भी छोटा सा एक बाल चिपका दो प्लास्टिक वाला, ठीक है। अब फुटबॉल को ऐसे ऐसे आप रोटेशनल मोशन करवाओ, तो वो बाल जो है आप केवल उसका मोशन देखो, वो बाल सर्कुलर मोशन करेगा बच्चों। केवल बाल को देखो, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। एक बाल आप क्या काम करो, थोड़ा ऊपर चिपकाओ, है ना, थोड़ा ऊपर चिपकाओ। एक बाल थोड़ा और ऊपर चिपकाओ, है ना। आप इस फुटबॉल को घूर्णन गति करवाओ तो आप क्या देखोगे, ये वाला बाल भी सर्कल में घूमेगा, ये वाला बाल भी सर्कल में घूमेगा, ये वाला बाल भी सर्कल में घूमेगा, लेकिन सबके त्रिज्या भिन्न भिन्न होंगे। सबसे बड़ा त्रिज्या होगा बच्चों इसका, है ना। यहाँ वाले का त्रिज्या और कम होगा, यहाँ वाले के त्रिज्या और कम होगा, है ना। लेकिन मोटी बात यह है कि अर्थ के ऊपर जितनी भी बस्तियां हैं, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे अर्थ के साथ कौन से मोशन कर रहे हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमें फील नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चों जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो कोणीय वेग है अर्थ का, वो बहुत अधिक कम होता है, बहुत अधिक कम होता है। कितना होता है वो आपको बताऊंगा, है ना। फिर भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। कोणीय वेग के लिए आप एक फार्मूला जानते हो बच्चों, बोलो क्या, 2π/T, है ना। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन जब अर्थ अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, यहाँ से एक चक्कर पूरा कर लेगी तो पार्टिकल यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आ जाएगा। कितना कोण चल लेगा, 360 डिग्री यानी 2π। और एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो समय बोलो कितना आएगा बच्चों, T, है ना। और अर्थ जब अपनी घूर्णन गति करती है तो आप सब लोग जानते हो बच्चों, ये 24 घंटे का समय लेती है। तो 24, है ना, इसको मिनट में बदलना है, 60 का गुना सेकंड में बदलना, फिर 60 का गुना, 2π/24 गुना 60 गुना 60। इसको सोल्व करोगे तो ये लगभग आएगा बच्चों 10⁻⁵ सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। 10⁻⁵, 10⁻⁵ यानी 0.0000, है ना, 1, है ना, रेडियन प्रति सेकंड। ये बहुत कम है, तो हमें फील नहीं होता कि हमारा अर्थ जो है वो रोटेशन मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन ये घूमेगा, ये घूमेगा। बोलो बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब वापस आर्टिकल पे आते हैं। थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आए। और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ मैं आपके माइंड में फिट कर सकूँ, ठीक है। लेकिन कंडीशन है आप लोग, है ना, पूरा ध्यान दोगे तब तो ये चीज़ समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई m द्रव्यमान का पिंड है। क्या है बच्चों, यहाँ पर m द्रव्यमान का पिंड, ठीक है बच्चों।
और ये जो पिंड है ना, ये जो पिंड है बच्चों अर्थ से कितने दूरी पर है, तो देखो बच्चों अर्थ पर स्थित बिंदु है ये, इसको आप सेंटर से मिला दो यार, इसको आप सेंटर से मिला दो, तो बोलो ये तो कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा बच्चों, ये तो आर ही मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, आर। ठीक, अब देखो यहाँ बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कहलाता है अक्षांश कोण, लेटीट्यूड। ठीक है, डायग्राम जब आप बना रहे हो तो साइड में कुछ बातें आपको लिख लेनी है, जैसे यहाँ लिख लेना लैम्बडा बराबर क्या होता है, लेटीट्यूड, या इसको बोलते हैं अक्षांश कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षांश कोण। क्या होता है अक्षांश कोण, क्या होता है अक्षांश कोण, तो बच्चों पृथ्वी पर स्थित किसी भी बिंदु को आप अर्थ के सेंटर से मिला दो, है ना। जो आपका इक्वेटर होता है, दिस इज इक्वेटर, जो आपका इक्वेटर होता है उस इक्वेटर के साथ ये वाला लाइन जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। और ये वाला जो एंगल है आप थीटा से लिख दो भाई, है तो एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी हो। और इस लेटीट्यूड एंगल को किससे लिखा जाता है, लैम्बडा से। इसको क्या बोला जाता है, अक्षांश कोण। बच्चों दोबारा देखो, ये आपका अर्थ है, ध्यान देना, ठीक है। ये आपका क्या है, इक्वेटर। हम लोगों ने लेटीट्यूड किसको बोला हुआ है, ध्यान से सुनना, है ना। मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी और चौथा पॉइंट है डी। आपको इनके लिए क्या चाहिए बच्चों, लेटीट्यूड चाहिए, यानी लैम्बडा ए, लैम्बडा बी, लैम्बडा सी और लैम्बडा डी। चलो निकालते हैं। लैम्बडा ए चाहिए तो बच्चों आप क्या काम करो, पॉइंट ए को सेंटर से मिला दो। ये वाला जो एंगल है वो होगा लैम्बडा ए, जितना भी है, आ गया लैम्बडा ए, ठीक है। बी के लिए चाहिए तो बी को आप सेंटर से मिला दो। ये वाला एंगल जो होगा वो लैम्बडा बी होगा, आ गया बच्चों लैम्बडा बी। लैम्बडा सी चाहिए, इस वाले पॉइंट को आप इससे मिला दो। इक्वेटर ये रहा, इक्वेटर से एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो बोलो बच्चों इसका लेटीट्यूड कितना आ गया, 90 डिग्री। ये सी पॉइंट क्या है बच्चों, पोल। तो याद रखना बच्चों, पोल के लिए जो आपका लेटीट्यूड होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री पोल के लिए। लैम्बडा डी चाहिए, यानी ये तो इक्वेटर वाला पॉइंट है, इसको आप सेंटर से मिलाओ। और ये बच्चों इक्वेटर के साथ कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 0। तो बच्चों याद रखना, इक्वेटर के लिए जो आपका लेटीट्यूड होता है या जो आपका अक्षांश कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ लेटीट्यूड किसको बोला जाता है या अक्षांश कोण किसको बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने बच्चों क्या काम किया है, अर्थ पर मैंने एक पॉइंट लिया है P। क्या लिया है बच्चों, पॉइंट P, है ना। P के लिए जो लेटीट्यूड है वो बोलो कितना है बच्चों, लैम्बडा। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो m द्रव्यमान का पार्टिकल है, ये देखो बच्चों इस त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा, इस त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा बच्चों। घूमेगा या नहीं घूमेगा, देखो ये ऐसे बच्चों रोटेट कर रही है, तो ये पार्टिकल भी रोटेट करेगा, ये पार्टिकल भी रोटेट करेगा। और जिस पाथ में रोटेट करेगा बच्चों वो पाथ ये होगा। मैंने कहा ना कि अर्थ पर स्थित प्रत्येक पॉइंट कौन से पथ में घूमता है बच्चों, सर्कुलर पाथ में। कौन से पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में, है ना। तो ये भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, है ना, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। बताओ घूमेगा कि नहीं घूमेगा। और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो मैंने कितना मान लिया बच्चों, r। कितना मान लिया, r। बताओ आप लोगों को ये बात समझ में आया। देखो बच्चों पॉइंट P पर क्या रखा हुआ था, m द्रव्यमान का पिंड। पॉइंट P पे क्या रखा हुआ था, m द्रव्यमान का एक पिंड, ठीक है बच्चों। सेंटर से इसका दूरी देखो बच्चों, अर्थ के सरफेस पे तो रेडियस होगा कितना, r। ये जो लैम्बडा है वो क्या है, लेटीट्यूड का मतलब इसको क्या बोला गया है, अक्षांश कोण। ये क्या अर्थ क्या कर रहा है बच्चों, रोटेशन के कारण ये पार्टिकल बोलो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। इसका रेडियस चाहिए तो ये वाला जो इसका घूर्णन अक्ष है ना, तो ये वाला लाइन जो है उसका रेडियस होगा। इसको बोलो मैंने कितना मान लिया बच्चों, r। कितना मान लिया, r, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ बच्चों, m द्रव्यमान का कण,
केवल आप इस पूरे तामझाम को मत देखो, है ना, आप केवल इस पार्टिकल को देखो। ये पार्टिकल देखो ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। ये पार्टिकल बच्चों, ये वाला पार्टिकल m द्रव्यमान का पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है r, कितना है r। तो आप लोग तो जानते हो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो सर्कल के सेंटर की ओर उस पर क्या लगना चाहिए, अभिकेंद्रीय बल, है ना। तो बच्चों ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये इस सर्कल में घूम रहा है तो इसका सेंटर ये है, तो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा वो ये वाला होगा। सेंटर अर्थ का सेंटर नहीं, इधर नहीं, इधर लगेगा ये। तो बच्चों इस पे है ना, इस पे देखो बच्चों अभिकेंद्रीय बल इधर लगेगा और अभिकेंद्रीय बल इधर लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए इस पर इस तरफ बोलो क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल, जिसको मैं किससे लिखूंगा, FC से। बोलो बच्चों आपको बात समझ में आई। देखो बच्चों ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, इसका सेंटर ये है ना। तो सर्कल में घूमता है तो आपको पता है इस पे क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है सेंटर से दूर की ओर। तो सेंटर बच्चों इसका इधर है, सेंटर से दूर की ओर, इसका मतलब इधर लगेगा। तो इस पर अपकेंद्रीय बल इधर लगना है। बोलो लगना है कि नहीं लगना है। और इस अपकेंद्रीय बल का मान कितना होना है बच्चों, mv²/r, mv²/r। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ बच्चों, देखो इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ। इस पार्टिकल पर जो अपकेंद्रीय बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा वो ये होगा FC। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, मैं इसे लिखने जा रहा हूँ m²r, ठीक है। अब ये इतना क्यों हुआ, ये चीज़ भी मैं साइड में लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। डायग्राम के साइड में छोटी छोटी बातें आपको लिख देनी है बच्चों। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। या FC बराबर ये होगा m, ये आएगा बच्चों ω²r² और बट्टे में आएगा r। क्यों आएगा, क्योंकि v बराबर होता है ω/r, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ये पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, r, छोटा r। बच्चों ये वाली रेडियस तो अर्थ की है, ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, r। अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगा। भाई जिस स्पीड से आप फुटबॉल को घुमाओगे ना, उसी स्पीड से ये पार्टिकल घूमेगा, उसी से ये घूमेगा, उसी से ये घूमेगा। फुटबॉल धीरे धीरे घूमेगा तो ये पार्टिकल भी धीरे धीरे घूमेगा, ये तेज तेज घूमेगा तो ये भी तेज तेज घूमेगा। तो इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है, ओमेगा। कितना है बच्चों, ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v बराबर ओमेगा गुणा रेडियस। रेडियस आपका बोलो कितना है, r। v का वैल्यू लिखा आपने, v² है तो ये क्या बन गया, ω²r²। एक r से एक r कट जाना है और फाइनली आपको FC जो मिलना है, जो अपकेंद्रीय बल है जो मिलना है, वो कितना मिलेगा, m⍵²r। एक r से एक r कट जाएगा, क्या मिलेगा, m⍵²r। इसलिए मैंने अपकेंद्रीय बल को क्या लिख लिया, m⍵²r। चलो पार्टिकल पे एक फोर्स तो आपको ये नजर आ गया। मैं ढूंढ रहा हूँ कि अर्थ के ऊपर कहीं पर भी कोई पार्टिकल पड़ा है, जैसे P पर एक पार्टिकल पड़ा है, इस पर कितने फोर्स लग सकते हैं। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, एक तो इस पर अपकेंद्रीय बल लगेगा। अरे भाई अर्थ घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन के कारण ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो इस पार्टिकल पे क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल देखो ये वाला होगा, इसका मान कितना होगा, m⍵²r। ये m⍵²r क्यों होगा, क्योंकि f बराबर क्या होता है, mv²/r, ठीक है। और v बराबर आपका क्या होता है, ω/r। आपने v का वैल्यू यहाँ पे बच्चों पुट किया तो आपको मिला m⍵²r। चलो एक और बल देखते हैं, एक और बल देखते हैं। m द्रव्यमान का पिंड है ना, और पिंडों को पृथ्वी हमेशा अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो m द्रव्यमान का पिंड यहाँ रखा हुआ है, अर्थ का सेंटर ये है। तो बच्चों इस पार्टिकल को आपका जो अर्थ है वो अपने सेंटर की ओर खींचेगा, सेंटर की ओर खींचेगा। और इस पे जो बल लगाएगा वो बल कितना होगा, mg। कितना होगा, mg, है ना। प्रत्येक पिंड को हमारा जो अर्थ है वो गुरुत्वाकर्षण के बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर खींचता है ना। तो बच्चों ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमारा जो अर्थ है वो अपने सेंटर की ओर खींचेगा और इसको हम भार बल कहते हैं। और ये बोलो कितना होगा आपका, mg। कितना होगा, mg, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे कितने फोर्स लगेंगे, 2। कितने फोर्स लगेंगे, 2। चलो ये डायग्राम आप बना लो, है ना। एक दो लाइन आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये चीज़ें ना, लेमड़ा अक्षांश कौन होता है, ये चीज़ ये डायग्राम के साइड में लिख देना, दिखाने का कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है बच्चों। तो नोट्स के हिसाब से मैं आपको एक दो लाइन लिखा देता हूँ, नोट्स के हिसाब से मैं आपको एक दो लाइन लिखा देता हूँ। तो बच्चों आप लिखिए,
पॉइंट P पर रखे, पॉइंट P पर रखे मास m पर, यानी m द्रव्यमान के पिंड पर 2 बल लगेंगे। 2 बल लगेंगे। पहला बल मैं लिख रहा हूं बच्चों, पहला बल मैं लिख रहा हूं, बोलो क्या क्या बच्चों? भार बल। भार बल ये कितना होगा? mg, ठीक है। और ये कहाँ लगेगा? अर्थ के केंद्र की ओर, अर्थ के केंद्र की ओर, ठीक है। और दूसरा जो बल है, दूसरा जो बल है वो क्या लगेगा? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। और जो अपकेंद्रीय बल है वो कितना है बच्चों? m ओमेगा स्क्वायर r। कितना है? m ओमेगा स्क्वायर r। चलो अब बच्चों एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, है ना, ये तो एक नई स्टोरी आ गई। आप लोगों ने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी का भार क्या होता है? याद आ रहा है कि आपको किसी भी बॉडी का भार क्या होता है ना? मैंने क्लास स्टार्ट ही यहीं से की थी, है ना। थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल मैंने किसको कहा था, या भार बल मैंने किसको कहा था? हमारी अर्थ किसी भी बॉडी पर जितना गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है, नेट वाला जितना भी बल लगाती है, वो उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। जनरल हम बोलते थे m द्रव्यमान का पार्टिकल है तो कितना लगेगा? mg। बट यहाँ mg नहीं लगेगा बच्चों, m द्रव्यमान का पार्टिकल अर्थ पर है ना। यदि रोटेशन नहीं होता, है ना, तो इस पे अर्थ कितना फोर्स लगाती? mg। लेकिन रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन के कारण केवल mg नहीं लग रहा, mg के अलावा एक fc और लग रहा है। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। तो इस पे तो नेट फोर्स लगेगा ना, वही अर्थ के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स होगा। और जो वो नेट फोर्स होगा वही इस बॉडी का भार होगा। तो बच्चों अर्थ इस पर नेट फोर्स mg नहीं लगाएगी, इस पे तो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। तो ये क्यों लग रहा है? रोटेशन के कारण। तो कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। तो नेट फोर्स कितना? इन दोनों का सदिश योग। और जो नेट फोर्स होगा वही अर्थ इस पे लगाएगी, और वो इसका क्या होगा बच्चों? भार होगा। क्या होगा? भार होगा। ये सारा खेल रोटेशन के कारण चेंज हुआ है। बच्चों एक चीज देखो, एक चीज देखो, इसको आप अच्छे से देखो। मैं यहां बनाता हूं, ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट P है ना। एक तो सेंटर की ओर ऐसा लग रहा है mg, है ना। और एक देखो बच्चों ये वाला लग रहा है, ये वाला, बोलो क्या है? fc। कितने फोर्स लग रहे हैं? 2, है ना। नेट फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स किधर लगेगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो निकाल ही लेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल निकालो भाई। यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो mg है, इसको यदि मैं a से लिखूं, इसका मैग्नीट्यूड जो आपका ये वाला है, जिसको मैं किससे लिखूं? b से, तो नेट फोर्स जो लगेगा उसका वैल्यू तो मैं जानता हूं, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, और इसका √, ये नेट फोर्स होगा। और ये नेट फोर्स होगा, ये अर्थ लगाएगी, अर्थ लगाएगी तो इसका क्या होगा? इफेक्टिव वेट होगा। इफेक्टिव वेट, अर्थ जो फोर्स लगाती है वो इफेक्टिव वेट होता है, आभासी भार होता है प्यारे बच्चों, आभासी भार होता है वो। यदि रोटेशन नहीं होता तो ये लगता ही नहीं, कहानी खत्म। इफेक्टिव यही आता है, mg आता है ना। लेकिन अभी ये mg नहीं है, समथिंग डिफरेंट। m चेंज हो नहीं सकता, इसका मतलब निश्चित रूप से रोटेशन के कारण क्या चेंज हो गया? g चेंज हुआ, क्योंकि g चेंज हुआ तब भी m गुणा एक्सेलरेशन के हिसाब से w चेंज होगा। मास कभी चेंज हो नहीं सकता, इसका मतलब g चेंज हुआ है, तो w इफेक्टिव ही आना चाहिए। किधर आएगा? तो वो तो समांतर चतुर्भुज बनाएं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करें तो विकिरण ये होगा, ये आएगा। और ये तो देखो मैंने कहा कि बॉडी को अर्थ सेंटर की ओर खींचती है, ये तो इधर आ रहा है, इधर नहीं आएगा, लगभग सेंटर की ओर आएगा। सेंटर से थोड़ा हल्का आता है। अभी तक हम कहते हैं ना कि पार्टिकल को बॉडी सेंटर की ओर खींचती है, वास्तव में सेंटर की ओर नहीं खींचती, सेंटर से थोड़ा सा हटकर खींचती है। ऐसे नहीं खींचती, थोड़ा सा हटकर इधर खींचेगी, इधर खींचेगी। यहां तो बहुत ज्यादा डेविएशन आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो एफसी की तुलना में mg बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा है तो जो रिजल्टेंट है वो इसकी ओर आएगा, बड़े वाले वेक्टर की ओर आएगा। और ये कहाँ लग रहा है? ये सेंटर की ओर लग रहा है, तो ये वाला भी लगभग कहाँ लगेगा? सेंटर की ओर, लेकिन सेंटर से थोड़ा हटके होगा। ये नेट वाला होगा, और ये नेट वाला है, यही इसका क्या होगा? इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट। चलो इस पर नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? नेट फोर्स। क्या निकालना है? नेट फोर्स।
तो एंगल देखो बच्चों, एंगल देखो, ये एंगल कितना है भाई लैम्बडा, और ये वाला एंगल लैम्बडा है, तो मेरे को बताओ बच्चों एकांतर कोण है ये वाला एंगल भी लैम्बडा। देखो बच्चों ये आपका जड़ बनता है, पैरेलल लाइन एक ही लाइन, ये लैम्बडा, तो ये कितना लैम्बडा। ओके, अब देखो बच्चों ये सारा कोण 180 है, ये सारा कोण 180 है, सीधा लाइन, ये सारा कोण 180 है, इसमें से ये लैम्बडा है। तो आप तो मेरे को ये बता दो यार कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना, ये वेक्टर mg है और ये वेक्टर fc है, इनके बीच का कोण कितना होगा? तो बच्चों इनके बीच का कोण होगा पाई माइनस लैम्बडा। सारा कोण 180, ये आपका लैम्बडा, तो ये कितना होगा? पाई माइनस लैम्बडा। तो अब कहाँ दिक्कत है यार? एक आपका फोर्स है mg, दूसरा आपका फोर्स क्या है? fc, है ना। दोनों के बीच का एंगल भी आपको दे दिया, लैम्बडा लैटिट्यूड है, तो ये एंगल कितना है? पाई माइनस लैम्बडा। तो नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स इसका वेट होगा, नेट फोर्स इसका क्या होगा? वेट होगा। सारी कहानी डायग्राम में, सारी कहानी डायग्राम में है। तो बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। अर्थ के द्वारा डायग्राम से स्पष्ट है कि ऐसा लिखूंगा, डायग्राम से स्पष्ट है कि, डायग्राम से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि अर्थ के द्वारा मास m पर या सीधा लिख दो नेट फोर्स, या सीधा लिख दो इफेक्टिव भार, है ना। डायग्राम से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि m द्रव्यमान के पिंड का आभासी भार, और आभासी भार का मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स निम्न होगा। ये बड़ी बात बता रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें माइंड में ही समझने वाली होती हैं, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों? दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का वेक्टर सम, है ना। तो आभासी भार क्या होगा बच्चों? m गुणा g डैश लिखूंगा, g इफेक्टिव या g डैश लिख दो इसको, है ना। g तो रहेगा नहीं, भार चेंज होगा तो m चेंज हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज होगा, जिसको मैंने क्या मान लिया? g डैश। सदिश योग इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? mg प्लस बोलो क्या होगा? fc। क्या होगा बच्चों? fc। देखो ये वाला होना है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, दोनों का सदिश योग। मेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। इसलिए मैं लिख रहा हूं, देखो mg डैश बराबर क्या होता है? अंडर द रूट, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, है ना। अरे भाई ये रिजल्टेंट है बच्चों, ये रिजल्टेंट है, ये क्या है? a प्लस बी। तो इसका जो मोड है यानी जो r है वो क्या आता है? अंडर द रूट क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ऐसा आता है? बोलो ऐसा आता है ना, बोलो ऐसा आता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं ये लिखूंगा, जो आपका mg है इसका क्या करूंगा? स्क्वायर, प्लस आपका जो fc है इसका मैं क्या करूंगा? स्क्वायर, प्लस क्या लिखूंगा बच्चों? 2, क्या लिखूंगा? बोलो mg, क्या लिखूंगा? fc, और बोलो क्या लिखूंगा? कोस थीटा। थीटा कितना है? पाई माइनस लैम्बडा, पाई माइनस लैम्बडा। देखो ये चीज़ आ गई। अब मैं इनको हटाता हूँ, देखो एक बार, है ना। थोड़ा लेंदी हो गया क्या? अच्छा बहुत है, अच्छा आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है बच्चों। ये चीज़ आ गई। यहाँ से देखो बच्चों क्या है? यहाँ से आया देखो mg डैश बराबर, ठीक है, अंडर द रूट, अंडर द रूट। ये देखो क्या आएगा? mg का वर्ग है ना, mg का वर्ग है ना भाई, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस fc का मान तो ये रहा, ये रहा, क्या है बताओ? m ओमेगा स्क्वायर r, और इसका क्या है? वर्ग, प्लस 2 mg पहला गुणा दूसरा, दूसरा fc कितना है बताओ? m ओमेगा स्क्वायर r, और कोस पाई माइनस लेमड़ा, कोस पाई माइनस लेमड़ा ये होता है बच्चों माइनस कोस लेमड़ा। फिर बता देता हूँ आपको, लिख लेना आप लोग।
आप लोग लिख लेना बच्चों, कोस पाई माइनस लेमड़ा, ये क्या होता है माइनस कोस लेमड़ा। ठीक है, अरे पहला वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था, एंगल कितना था पाई माइनस लेमड़ा, तो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी गुणा कोस पाई माइनस लेमड़ा, और कोस पाई माइनस लेमड़ा क्या होता है माइनस कोस लेमड़ा। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये आ जाएगा देखो एम जी डैश बराबर अंडर द रूट, लिख लूँ रूट के अंदर क्या आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है एम स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे इसकी घात कितनी आएगी 4, क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस देखो 2 प्लस और ये माइनस, चिन्ह किसका आ गया माइनस का, m का m से मल्टीप्लाई किया, बोलो क्या आ गया m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, गुणा में क्या है g, गुणा में क्या है ओमेगा स्क्वायर, गुणा में क्या है r, और गुणा में क्या है कोस लेमड़ा, कोई टर्म छूट न जाए, m को m से किया m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया ये g, उसके बाद क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद क्या आ गया r, और उसके बाद क्या आ गया कोस लेमड़ा, ये वाला टर्म आ गया। ओके, ये हटा दूँ, ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम जी डैश बराबर अंडर द रूट, इसको मैं लिख रहा हूँ देखो ऐसे एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2m स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा, है ना। क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ओमेगा का घात 4 लगभग बराबर होता है 0, है ना। देखो बच्चों ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है पहले और लास्ट टर्म के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ना। जैसे आपको 1 अरब में 0.1 जोड़ना हो तो 0.1 1 अरब के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो उसको छोड़ देते हैं, और ये वाला जो सम है वो लगभग कितना आता है 1 अरब। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, है ना, इनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपको मिला 100 और ये वाला आपको मिला मान लो बच्चों 50, तो ये वाला टर्म आपको मिलता है 0.0001। तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसको जोड़ो घटाओ कोई मतलब ही नहीं, रिजल्ट पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर आपका 100 माइनस 50, बोलो कितना आना है 50। तो इसको क्यों हम साथ में लें, है ना, फार्मूला हमारा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ रहा है, हालांकि एक्यूरेट रिजल्ट तो इससे ही आएगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन में काम चला लेंगे क्योंकि कोई मोटा फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। अब नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने याद करो ओमेगा निकाला था, ये कोणीय वेग था अर्थ का। ठीक है, फार्मूला था 2 पाई बाई कैपिटल टी, आवर्तकाल 1 चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। मैंने बताया था 24 घंटा है तो गुणा 60 सेकंड मतलब गुणा 60, और इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा लगभग 10 की घात माइनस 5 सेकंड। अब इसका वर्ग करोगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस 10, है ना, और इसकी घात आपको तो 4 करनी है, तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस 20। तो ये बच्चों 10 की घात माइनस 20 है। अब चाहे m 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम कोई व्यक्ति खड़ा है, तो 60 किलोग्राम कोई भवन बना हुआ है, तो आप मान लो 1000 किलोग्राम 2000 किलोग्राम मान लो चाहे, लेकिन ओमेगा की घात 4 बोलो कितना है 10 की घात माइनस 20, और 10 की घात माइनस 20 है, इसका मतलब ये नंबर कितना आना है 0.000000 ऐसा कुछ आना है। तो ये नेग्लिजिबल है, तो इसको छोड़ दिया। तो ओमेगा 4 लगभग बराबर क्या है 0, तो इस टर्म को नेग्लिजिबल मान के मैंने क्या किया छोड़ दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से देखो बच्चों, हालांकि एक्यूरेट तो देखो इस टर्म को साथ लेंगे तब आएगा, लेकिन ये टर्म नेग्लिजिबल है तो इसको छोड़ देंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा फिर अपना। तो एम जी डैश बराबर, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखो बच्चों आपका एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और वर्गमूल से जब इसको निकालोगे तो घात खत्म हो जानी है। ठीक है, तो ये टर्म बोलो क्या है आपका जी स्क्वायर माइनस बोलो क्या है टू जी, ये तो बाहर आ चुका है, और क्या है ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमड़ा, ये वाली चीज़ है। ओके, देखो m तो आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया जी डैश बराबर, यहाँ देखो बच्चों मैं जी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और वर्गमूल से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा जी अंडर द रूट। ठीक है, यहाँ तो बोलो क्या आ जाना है 1 माइनस ये क्या है 2, है ना। अरे जी स्क्वायर कॉमन लिया है, इसमें तो केवल जी है, जी स्क्वायर है ही नहीं, तो जी का क्या लग जाएगा भाग, तो ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर गुणा आर, और गुणा में क्या आएगा कोस लेमड़ा, और बट्टा में क्या आएगा जी। इस तरह का टर्म आ जाएगा। तो जी डैश बराबर ये आ गया। बताओ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो आप लिखेंगे, है ना।
ईमानदारी से लिखेंगे बच्चों। यदि जिसको समझ में आ गया वो बच्चा लिखेगा यस। थोड़ा जटिल है भाई, थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन अच्छा है। वेक्टर अलजेब्रा भी यहाँ लग रहा है ना, अब केंद्रीय बल का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल रहा है ना। थोड़ा जटिल जरूर है लेकिन आर्टिकल अच्छा है अभी। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में लिखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये हटा दूँ। चलो ये चीज़ हटा देता हूँ, ये चीज़ हटा देता हूँ। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया जी डैश इज इक्वल टू जी, है ना, और 1 माइनस बोलो क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा और बट्टे में क्या है जी, और ये सारा टर्म वर्गमूल के अंदर है। इसका मतलब इसकी घात कितनी है 1/2। कितनी है 1/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम आपको याद है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम आपको याद है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 माइनस एक्स और इसकी घात यदि n हो तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एन एक्स। कंडीशन है x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। क्या है ये, बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों ये वाला क्वांटिटी देखो, ये वाला क्वांटिटी जो मैं ये लिख रहा हूँ, इस क्वांटिटी को गौर से देखो आप। क्या है ये 1 माइनस, और ये वाला टर्म देखो आप 1 माइनस, और ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म, ये क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर आर क्या है बच्चों कोस लेमड़ा और बट्टे में क्या है जी। अब कोस लेमड़ा का तो बड़े से बड़ा मान कितना होता है 1। अब देखो बच्चों गौर से देखना, जी का जो वैल्यू है वो कितना होता है 9.8। अब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपका 10 की घात -5 है, तो ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 10 की घात कितना आएगा -10। अब आर चाहे कुछ भी हो, ये 10 की घात -10 है। इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो आपको ऐसा मिलेगा 0.000000, फिर कहीं कोई नंबर आएगा। इसका मतलब एक में से जो ये टर्म आपका घटा हुआ है, ये टर्म इसका वैल्यू सोल्व होने पे मान लो x आता है, लेकिन ये x क्या आएगा, वेरी वेरी लेस देन 1 आएगा, वेरी वेरी लेस देन 1 आएगा। और वेरी वेरी लेस देन 1 आएगा तो आप इसको द्विपद प्रमेय से सोल्व कर सकते हो। किससे सोल्व कर सकते हो, द्विपद प्रमेय से। किससे सोल्व कर सकते हो, द्विपद प्रमेय से। अब देखो बच्चों ये चीज मैं हटा देता हूं, है ना, द्विपद प्रमेय से सोल्व कर सकते हो। तो जी देखो बच्चों 1 माइनस ये सारा का सारा टर्म, अरे भाई ये सारा का सारा टर्म आपका x है, और इसकी घात n बोलो कितनी है 1/2, तो ये होता है 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस एन कितना है 1/2, कितना है 1/2 गुणा में x ये है बोलो क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा और बट्टे में बोलो क्या है बच्चों जी। तो 2 से 2 आपका कट गया। ये रिजल्ट किससे आया है, द्विपद प्रमेय से, है ना। साइड में आप लिख सकते हो, आपको याद रह जाए कि द्विपद प्रमेय से है। तो जी डैश बराबर, अब इस जी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो क्या आएगा जी, माइनस इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो जी से जी बच्चों कट जाना है, तो ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा, ये वाला टर्म आ गया। ये भी मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो जी डैश बराबर देखो क्या आया बच्चों, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो आपका आर है ये क्या आएगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये आर आपका क्या आएगा, आर ये वाला है, आर ये वाला देखो ये वाला, और ये आर जो है ये आपको मिलेगा आर कोस लेमड़ा। क्या मिलेगा, आर कोस लेमड़ा। क्यों मिलेगा, आर क्या, आर ही, आर ही, अर्थ के रेडियस को मैंने किससे लिखा है, आर ही से। देखो बच्चों ये कितना है आर ई, ये कितना है आर ई, ये एंगल कितना है लेमड़ा, तो इसको मैं बोल देता हूँ पी ओ पी, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू। तो बच्चों आपका जो त्रिभुज ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू, ये वाला ओ पी क्यू या ओ क्यू पी, इस वाले त्रिभुज में देखो मेरे को ये भुजा चाहिए, ये एंगल है, ये आपका एंगल है, ये आपका बच्चों एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो आपका हो गया कर्ण, कोण के सामने वाला आपका हो गया समकोण, और ये भुजा आपकी होगी आधार। आपको ये आधार चाहिए, आर चाहिए, इसमें भाग आप इसका लगा दो, इस भुजा का भाग लगा दो, यानी किसका लगा दो, आर ई का। क्या है बच्चों बताओ, ये तो आपका है आधार और ये आपका है कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है बच्चों, कोस थीटा,
और एंगल आपका जो है वो कितना है, लैम्बडा, यानी लैटिट्यूड के बराबर है। ये लैम्बडा है तो ये भी कितना है, लैम्बडा। तो आर बटा आर ई बराबर क्या है, कोस लैम्बडा। तो आर बराबर क्या आ गया, आर ई कोस लैम्बडा। ठीक है, तो ये कोई लंबी चौड़ी गणित नहीं है कि आप इसको अलग से निकालो। आर बराबर बोलो क्या होगा, आर ई कोस लैम्बडा। ये छोटी छोटी बातें डायग्राम के साइड में लिखोगे। ये जो आर है ना, ये कितना आएगा, आर ई कोस लैम्बडा। तो बताओ इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा आर ई कोस लैम्बडा, और गुणा में कोस लैम्बडा और चल रहा है तो बोलो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर लैम्बडा। क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर लैम्बडा। और ये आपका जो भी इक्वेशन है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, इसको चाहे आप जी इफेक्टिव बोलो या जी डैश बोलो। ये रोटेशन के कारण गुरुत्वीय त्वरण है, और आपको पता लग रहा है बच्चों, रोटेशन के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अर्थ वाला तो जी होता है। रोटेशन होगा तो इसमें क्या आएगा बच्चों, ओमेगा आएगा। तो ओमेगा के कारण देखो ये वाला टर्म कुछ ना कुछ घटेगा तो जी डैश का वैल्यू जी से कुछ ना कुछ कम आएगा, लिखिए समीकरण 1 घूर्णन के कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को बताती है। तो ये घूर्णन के कारण आ गया बच्चों, है ना। तो देखिए आपने बच्चों साइज के लिए, है ना, गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र लिखे थे। पोल के लिए अलग से लिखा था, इक्वेटर के लिए अलग से लिखा था, है ना। उसके बाद आपने हाइट के लिए फार्मूला लिखा कि जी डैश बराबर होता है जी गुणा 1 माइनस 2h बटा आर ई। उसके बाद आपने डेप्थ के लिए यानी गहराई के लिए लिखा जी डैश बराबर क्या होता है, जी 1 माइनस डी बटा आर ई, है ना। अब रोटेशन के लिए आपने लिख लिया कि जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रोटेशन के कारण वो जी डैश बराबर क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कोस लैम्बडा, आर ई कोस स्क्वायर लैम्बडा। ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल केस लिख लेते हैं बच्चों। नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखेंगे अपन, नोट लगा के लिखेंगे एक चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले तो ये फार्मूला लिख लेंगे बच्चों। रोटेशन के कारण जो फार्मूला वो लिख लेंगे कि जी डैश बराबर क्या होता है, जी माइनस बोलो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर ई, और क्या होता है, कोस स्क्वायर लैम्बडा। ये आपका फार्मूला है, इसको 1 नंबर बोल दो। ठीक है, अब इसमें ले लेता हूँ बच्चों केस फर्स्ट। ये जी हम इक्वेटर पर और पोल पे निकालेंगे। फॉर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर बच्चों लैम्बडा बराबर 0 होता है। भूमध्य रेखा पर लैम्बडा बराबर 0 होता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लैटिट्यूड, लैम्बडा क्या है, लैटिट्यूड, या इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षांश कोण। ये आपका अर्थ है ना। ये घूर्णन अक्ष होता है, ये इक्वेटर होता है बच्चों। ये आपका क्या होता है, इक्वेटर। क्या होता है, इक्वेटर। ये क्या होता है बच्चों, घूर्णन अक्ष, जिसके परितः हमारा अर्थ जो है वो घूमता है कोणीय वेग ओमेगा से, है ना। तो यदि पॉइंट पी आपका यहाँ है तो बच्चों सेंटर से इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा, है ना। तो पोल के लिए यदि देखा जाए, कोई बॉडी यदि पोल पे हो तो देखो बच्चों सेंटर से ये मिला होगा, इक्वेटर ये होगा, एंगल बोलो इसके लिए कितना बनेगा, 90 डिग्री। इक्वेटर के लिए देखा जाए, पार्टिकल यदि यहाँ है, बॉडी यहाँ है, तो सेंटर से मिला दो। इक्वेटर के लिए एंगल बोलो लैम्बडा कितना होगा, 0। तो इक्वेटर के लिए लैम्बडा बराबर क्या होता है, 0। तो आप लिखोगे बच्चों समीकरण 1 में लैम्बडा बराबर 0 रखने पर, 0 रखोगे तो जी डैश बराबर क्या बनेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कोस स्क्वायर 0 डिग्री। और ये चीज़ कितनी होती है बच्चों, 1। तो बोलो जी डैश बराबर कितना आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, ये आ जाएगा। और इक्वेटर पर इसका मान मिनिमम होता है। साइज के कारण भी देखो बच्चों कम आया था, साइज के कारण भी देखो बच्चों क्या आया था, कम आया था इक्वेटर पे, है ना। रोटेशन के कारण भी कम आ गया। यदि रोटेशन नहीं होता तो ओमेगा 0 हो जाता, तो जी डैश बराबर जी, है ना, जी डैश बराबर जी। लेकिन बच्चों रोटेशन हो रहा है, ओमेगा है, और ओमेगा है तो जी डैश बराबर कितना है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर गुणा आर ई। अरे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता भाई, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। यदि बहुत ज़्यादा चेंज आता, बहुत घटता, तो लोग क्या काम करते बच्चों, लोग है ना जो गोल्ड है ना, गोल्ड वो पोल पे खरीदते हैं। 1 किलो गोल्ड पोल पे ले लिया और पोल पे ले जाके इक्वेटर पे बेच देते, इक्वेटर पे बेच देते। 1.25 किलो बैठता है यदि बहुत ज़्यादा चेंज आता तो। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है क्योंकि ओमेगा बहुत थोड़ा है, 10 की घात -5, इसका वर्ग करोगे तो 10 की घात -10।
6400 से किलोमीटर से 10⁻10 को गुणा करोगे थोड़ा बहुत कोई घटेगा, जी से थोड़ा बहुत कोई घटेगा, लेकिन कम तो है ना। तो ये इक्वेटर पे मिनिमम आता है, किसके कारण? रोटेशन के कारण। ओके, चलो अब हम निकाल लेते हैं कहाँ? पोल पर। कहाँ बच्चों? पोल पर। कहाँ? पोल पर। तो केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं। कहाँ निकाले बोलो? पोल पर। पोल पर यानी ध्रुव पर। कहाँ बच्चों? ध्रुव पर। और ध्रुव के लिए लेमड़ा यानी अक्षांश कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो आप लिख दोगे समीकरण 1 में लेमड़ा बराबर 90 रखने पर। तो बच्चों क्या आ जाएगा? देखो जी डैश बराबर जी माइनस, बोलो क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर ई, और कोस स्क्वायर लेमड़ा है, लेमड़ा का मतलब 90, और ये चीज़ क्या होती है बच्चों? 0। तो बोलो जी डैश बराबर क्या आ गया? जी, ये सारा टर्म 0 हो जाना है, और पोल पे ये क्या आ गया? मैक्सिमम। क्या आ गया बच्चों? मैक्सिमम। तो ध्यान दे, रोटेशन के कारण, रोटेशन के कारण बच्चों वैल्यू ये होता है, इक्वेटर पे ये आता है और पोल पे ये आता है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। इसका मतलब बच्चों आपने सैप के लिए भी देखा था, अर्थ का सैप आपका नारंगी जैसा है ना, पोल से चपटा है और यहाँ से उभरा हुआ है ना। तो उसके कारण भी देखो बच्चों इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है। रोटेशन के कारण भी आप देख रहे हो बच्चों, रोटेशन के कारण भी देख रहे हो, रोटेशन के कारण यानी ओमेगा के कारण इक्वेटर पे आपको जो जी है वो कम प्राप्त होता है, और आप जैसे 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 पोल की ओर बढ़ोगे बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, और जी डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा, यानी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 9.8। तो बच्चों ये 4 कारक थे, है ना, जो जी को इफेक्ट कर रहे थे, जी को प्रभावित कर रहे थे। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8, और हम 9.8 ही लिखेंगे क्योंकि चेंजेस तो आते हैं लेकिन ये चेंजेस बहुत बड़े नहीं होते, है ना। कोई भी इफेक्ट यदि आप देख लेते हो तो जी का मान जो 9.80 था वो आपको हद से हद कितना मिल जाएगा? 9.77 मिल जाएगा भाई, 9.75 मिल जाएगा, है ना। और मोटा मोटी ये 9.8 के क्या होता है? बराबर, लेकिन चेंज आता है, सैप के कारण चेंज आता है, हाइट के कारण चेंज आता है ना। आप बच्चों यदि अर्थ से ऊपर जाओगे, जैसे हमें कोई सैटेलाइट सेट करना है ना, या किसी सैटेलाइट को किसी कक्षा में हमें स्थापित करना है ना, तो हमें हाइट पे जाना पड़ता है, हमें हाइट पे जाना पड़ता है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। तो हमें पता है कि हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, है ना। जब हम गहराई में जाएंगे, अर्थ को खोदकर गहराई में जाएंगे, तब भी हम देखते हैं जी के मान में कमी आती है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे जाएंगे, है ना, यहाँ आओगे आप, यहाँ आओगे, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, जापान, अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पे जाओगे ना, है ना। तो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के कारण देखो बच्चों अलग अलग स्थानों के लिए जो लैटिट्यूड है वो लेमड़ा बोलो क्या आएगा? अलग अलग, और लेमड़ा अलग अलग होगा तो बोलो जी भी क्या होगा? अलग अलग। उस शहर का लेमड़ा इस सूत्र में आप रख दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? जी आ जाएगा। तो 4 कारण थे, सैप, हाइट और डेप्थ और रोटेशन, जिसके कारण क्या प्रभावित होता था? जी प्रभावित होता था। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पूरा करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।